नमस्कार। हेलो रायपुर की श्रृंखला एक मुलाकात आपके साथ में आपका स्वागत है। आज तक हमने छत्तीसगढ़ की बहुत सारी हस्तियों से आपको मिलाया जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आइए आज इसी श्रृंखला में आपको भिलाई के उद्योगपति, समाज सेवी एवं तकनीकी विशेषज्ञ श्री दिलीप गोलझा जी से मिलवाएं और उनसे जाने बहुत सारी छुई अनछुई बातें। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार। दिलीप जी, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी बचपन की पढ़ाई कहाँ हुई और आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? बचपन की पढ़ाई मेरी नयापरा राजीव में हुई। वहाँ पर हरिहर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मैं पढ़ा और हमारे परिवार में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था। मेरे परिवार में मेरे चाचा जी लोग, मेरे बड़े भाई, सभी लोग एक साथ हम लोग रहते थे। तो उस परिवार में पढ़ाई लिखाई का काफी ज्यादा माहौल था और सभी लोग पढ़ने में काफी इंटरेस्ट लिए, तो काफी आगे भी बढ़े हैं। और वहीं से मैं सब अपने आगे वाले भाइयों को देख के मैंने भी इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की है रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। आपने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल में डिग्री की थी, तो क्या वो आपने पहले से सोच करके रखा था या उसके पीछे कोई विशेष अभिप्राय था? सबसे पहले क्या था कि मेरे एक चाचा जी हैं जो इंजीनियर बने हमारे परिवार से सबसे पहले, तो उनको देख के ही मेरे मन में भी इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाई थी भिलाई में। वो केमिकल इंडस्ट्री थी, तो उससे देख के मुझे भी केमिकल इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिली और मैं इसीलिए केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करके मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। जी दिलीप जी, आजकल ये जो केमिकल बेस है आपका और केमिकल इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, तो केमिकल के जो वेस्ट निकल रहे हैं या प्रदूषण हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रदूषण है इसके लिए केमिकल इंडस्ट्रीज किस तरह की होनी चाहिए? पहले की अपेक्षा तो आज काफी परिवेश बदल चुका है। सरकार भी काफी हद तक इसमें जागरूक हो चुकी है और सारे इंडस्ट्रीज भी इस दिशा में ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। जो केमिकल इंडस्ट्रीज बेसिकली बहुत टाइप्स की होती हैं, उसमें से वेस्ट भी सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट निकलते हैं। तो गैस कंट्रोल के लिए अलग उपाय किए जाते हैं, जिसमें कि एएसपी लगाना, फ्यूम्स के साथ जो सारे सस्पेंडेड पार्टिकल निकलते हैं उनको रोकना, वाटर के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए अलग अलग प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसमें उनको अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। और इसके लिए सरकार ने पूरा एक पर्यावरण के लिए और इस प्रदूषण के कंट्रोल के लिए सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है कि जिसमें इन सारी चीजों का गाइडलाइन दी जाती है कि कैसे आपको ये वेस्ट को प्रोसेस करना है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और आपकी इंडस्ट्री में समय समय पर विजिट किया जाता है कि ये सारी चीजें प्रॉपर ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड की जाती है जो पॉल्यूशन को, जो वेस्ट जो निकलते हैं उसको प्रोसेस कर सके और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज वर्किंग है उनसे जो वेस्ट भी निकल रहा है वहां पर भी इनिशियल लेवल में भी इनको कंट्रोल किया जा सके। जी दिलीप जी, आपसे जब मैं चर्चा कर रहा था तो उस दौरान आपने बताया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं, उसको प्रोसेस करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन, ये आइडिया किस तरीके से है और इसको आप किस तरीके से अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रोसेस करने से मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे हम लोग पर्टिकुलरली हम जिस फील्ड में हैं उसमें हम लोग जो पहले शुरुआत हमने भिलाई स्टील प्लांट से की थी। भिलाई स्टील प्लांट में से कोलटार जो कोक ओवन होता है, कोक ओवन से कोलटार वेस्ट, स्पिलेज कोलटार, ये सब निकलते थे। इनको लेकर के और साथ में उनके जो बेंजाल बाई प्रोडक्ट्स थे उनको लेकर के उसका प्रोसेसिंग किया करते थे। तो उसमें पर्टिकुलरली ये होता था कि जो स्पिलेज क्रूड कोलटार होता था या स्पिलेज पिच होता था, उसको लेके उसको रिफाइन करना, उसमें से वेस्ट निकालना। उसके बाद में हमने आगे बढ़ते हुए पेट्रोलियम वेस्ट की ओर हम बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं अपनी आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, तो इनसे जो वेस्ट जब इनका क्रूड ऑयल ये लोग निकालते हैं और इनके प्रोसेस के दौरान जो ऑयली वेस्ट जनरेट होते हैं उनको हम इनसे लेते हैं और उसको लेकर के
अपने यहाँ ला करके उसमें से वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि वैक्स हो गया, ऑयल्स हो गए, फ्यूल ऑयल्स हो गए, और ये अलग करने के बाद में जो उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको फिर एज ए फ्यूल यूज करके, और या फिर दूसरा अगर जिस टाइप का उसमें वेस्ट हो उस टाइप से उसको प्रोसेसिंग देके वो उस वेस्ट को खत्म किया जाता है, ताकि जो वेस्ट बाहर रहने से या कहीं और डालने से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी बजाय वो हमारे को वैल्यू भी एडिशन होगा, प्लस वेस्ट से हम बचेंगे और हमारी फॉरेन करेंसी भी जनरेट होती है। आज पेट्रोलियम इज ए प्रीशियस प्रोडक्ट जिसके लिए आज सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है इंपोर्ट करने में, तो हम उससे ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी हैं और वो हमारे फॉरेक्स को बचाते हैं। जी अच्छा दिलीप जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वेस्ट जो है आते हैं उनसे करते हैं आप वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन से वो वेस्ट जो है वो वापस से एक तरह का प्रोडक्ट की तरह यूज में आता है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की और क्या संभावनाएं हैं? इस तरह की बहुत सारी, जैसे फ्लाई ऐश की है तो फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बन रही है, तो इस तरह के कौन से प्रोडक्ट्स है जहां पर लोगों को आगे जाना चाहिए? आज की तारीख में जैसे कि हालांकि अपने यहाँ पर कुछ जगह पे शुरुआत की गई है म्युनिसिपल वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने की, लेकिन वो अभी तक सही स्टेज पे पहुंच नहीं पाया है, और इस चीज के लिए जरूरत है कि गवर्नमेंट खुद आगे आए। आज हर जगह हम लोग दुखी हैं प्लास्टिक वेस्ट के नाम से। प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट होता है हर जगह। आज देखिए आप रोड पे, सड़कों पे स्वीपिंग्स जो हैं, प्लास्टिक स्वीपिंग्स तो इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं कि वो आपके सारे नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। आप जानवर आजकल उसमें उसको खाते हैं तो उसके कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। तो ये जो प्रदूषण है, प्लस इसके अलावा आजकल एक आईटी वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, तो इन चीजों के रिप्रोसेसिंग करने के लिए यूनिट्स लगने चाहिए, और इसके लिए सरकार, क्योंकि इनका कलेक्शन एक कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री अपने लेवल पे नहीं कर सकती है, इसके लिए सरकार को आगे आके इसके लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इस चीज को बढ़ावा दे, और जो ये वेस्ट निकलते हैं उनका कलेक्शन सेंटर बनाए, और वो कलेक्ट होके अलग अलग उसमें सार्टिंग होके वो अलग इंडस्ट्रियों को दिया जाए, ताकि उससे उसमें वैल्यू एडिशन भी हो, प्लस ये वेस्ट हटे, शहर में सफाई हो या म्युनिसिपल एरिया में एक सफाई का वातावरण फैले। तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए आगे आए और उद्यमियों को प्रोत्साहित करे इस कार्य को करने के लिए। अच्छा, इसके पहले कि मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, एक टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ज्यादा सुनने में मिल रही है, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? ये कार्बन क्रेडिट आज की युग में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द है इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में। इसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि आप ऐसा प्रोडक्शन, आप ऐसी चीजों से प्रोडक्शन करें जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो, लाइक सोलर एनर्जी से आप लें, या इस टाइप के जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उनको यूज करके आप प्रोड्यूस करें, बिजली प्रोड्यूस करें और उससे उसको अपने यूज में लाएं। तो जब आप इस टाइप के एनर्जी से जितने उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमारा कार्बन वेस्ट जनरेट होता था, CO2 जनरेट होता, तो उसको बचा लेते हैं, तो वो एक तरीके से आपके कार्बन क्रेडिट में ऐड होता है। और उसको भी जो मोर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं विश्व में, और वो मोर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज उसको आपसे परचेज कर लेती है उस कार्बन क्रेडिट को, और वो आपके एक रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। कलकत्ता के अंदर में एक होटल है जैसे टोटली आज की तारीख में इंडिया के अंदर में एक उदाहरण है जो कि पूरे सोलर एनर्जी पे चल रहा है, और उन्होंने म्युनिसिपल वेस्ट का भी उपयोग किया है, और इंडिया में वो लोग आज की तारीख में सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया। कार्बन क्रेडिट बहुत अच्छी चीज है। कार्बन क्रेडिट अगर रहती है तो उससे दूसरी इंडस्ट्रियों को भी सबक लेकर के कार्बन क्रेडिट बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दिलीप जी, आप होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं और कई सोशल संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अभी आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी भिलाई के हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों का सामंजस्य अपने इंडस्ट्री में जो काम करते हैं दिन रात, उसके साथ आप कैसे बिठा पाते हैं? समय तो आदमी अपने समय का उपयोग अगर सही ढंग से करे तो सारी चीजों में सामंजस्य हो ही जाता है, क्योंकि आप जब कामों को व्यवस्थित ढंग से करने लग जाते हैं
तो जरूरत नहीं होती कि आप सारे समय सारे जगह उपस्थित रहें। अगर आपने अपने व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से स्थापित कर दिया है और आपके स्टाफ से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, आप मैनेजरियल स्टाफ अपना इतना अच्छा एफिशिएंट रख लेते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो सारा काम आपका होता है। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू सबके ऊपर में रखना होता है कि आपका सारा काम स्ट्रीमलाइन चलता रहे। वैसे एक कहावत है, बॉस इज टू बी ऑलवेज फ्री फॉर इमरजेंसी एंड देयर इज ऑलवेज इमरजेंसी इन द बिजनेस। बहुत सही कहा आपने दिलीप जी, ये बात तो बिल्कुल सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी लोगों के लिए सीखने लायक है। अच्छा दिलीप जी, आप ये बताइएगा कि जीवन यात्रा होती है, उसमें बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होती है, तो कोई आपके खुशी के प्रसंग या कुछ यादें हैं, उनको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? खुशी का प्रसंग वैसे अगर बोला जाए कि सबसे खुशी का क्षण बोला जाए तो आदमी के जीवन में सबसे खुशी का जो क्षण होता है वो होता है उसके जीवन में उसके बच्चों का आगमन, जो कि मेरे भी जीवन में मेरे लिए सबसे खुशी का क्षण रहा। और ऐसे व्यवसाय के दौरान में जर्नी में अपने टोटल कार्य के सिलसिले में मुझे बहुत ज्यादा सफर भी करना पड़ा, अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग सिचुएशंस में भी काम करना पड़ा। तो ऐसे जगह में कई बार ये होता था, एक बार हम मद्रास रिफाइनरी के अंदर में काम चल रहा था हमारा, हम वहां पर टैंक से मटेरियल बाहर निकलवा रहे थे, तो उस दौरान मैं भी अंदर था टैंक के अंदर में। उसी समय एक अफसर का आना हुआ, वो आने के बाद में उन्होंने बुलवाया कि भाई कहाँ है, बुलवाओ, जो देख रहे हैं यहाँ पर काम, या गोलछा जी कहाँ पर हैं। तो मैं उनके सामने आके खड़ा हो गया, तो वो बोलने लगे मुझे बार बार, अरे भाई गोलछा जी को बुलाओ, जब से आपको बोल रहा हूँ, आप कहाँ हैं, उनको बुलवाइए। तो मैंने कहा मैं हूँ। तो वो मुझे देख के हैरान हो गए, बोले यार आप खुद भी इसमें लगे हुए हो इस कार्य में। तो मैंने बोला सर, क्योंकि मैं टैंक के अंदर हूँ, टैंक के अंदर में पूरा ऑयल है और ऑयल से पूरे कपड़े में मेरे लग गया है, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। और मेरे को आप बोले नहीं, मैं तो ये सोचा कि जितने यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उन्हीं में से आप एक हो, इसलिए बोले आपका काम, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपके काम से, और आपने इतना टाइम बाउंड पीरियड में ये काम करके दिखलाया। उसके बाद से आज सारे रिफाइनरीज के अंदर में हमारी यूनिट का नाम, गोलछा केमिकल्स का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, और वो कोई भी इस टाइप का कार्य निकलने से सबसे पहले वो हम लोगों को बुलाते हैं और हमसे सजेशन भी लेते हैं और हमें काम भी देते हैं। जी दिलीप जी, आप ये बताएं कि आपको और क्या क्या शौक है? शौक मुझे शुरू से स्टैम्प्स कलेक्शन का रहा है, फिल्में देखने का शौक है, सीरियल्स भी देख लेता हूँ, गाना भी आजकल मित्रों के साथ में गाना भी शुरू हो गया है, लेकिन विशेष रूप से फिल्में देखने का भी ज्यादा शौक है। अच्छा दिलीप जी, आप ये और पर्यावरण का भी शौक है, नई जगहों में घूमना, और मैंने लगभग भारत के तो सारे स्टेट एक दो को छोड़ के मैं घूम चुका हूँ, और इसमें मुझे विशेष आनंद आता है ऐतिहासिक स्थलों को देखने में, मैं उसका इतिहास जानने का भी बहुत इच्छुक रहता हूँ। अच्छा दिलीप जी, आप ये बताइए फुर्सत के क्षण आप कैसे गुजारते हैं? परिवार के साथ गुजारना पसंद करता हूँ, विशेष करके संडे के दिन तो मेरी इच्छा होती है कि परिवार के साथ ही रहूं, और उसमें भी अगर सारा परिवार, हमारा काफी बड़ा परिवार है, वो इकट्ठा हो जाए तो वो बहुत ही आनंद देता है मुझे, और मेरा समय उससे अच्छा कहीं पर भी नहीं कटता। अच्छा ये बताइए दिलीप जी, आप एक आम नागरिक की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार चल रही है, सरकार के साथ सहयोग असहयोग, किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? आज की तारीख में आम आदमी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं सड़क में चलते हुए यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है और हम उसके साइड से निकल के चले जाते हैं, हम इसकी कोशिश भी नहीं करते कि उस पत्थर को हटा दें उस जगह से। लेकिन जरूरत यह है कि वो पत्थर वहां पर किसने रखा, क्यों रखा से लेकर के सारी बातें जानने की जरूरत है, और अगर किसी ने किसी कार्यवश रखा है तो वो उस जगह से वो बर्डन हट जाना चाहिए। आज नए रोड बनते हैं, नए रोड के साथ में जब वहां पर काम चलता है तो साइड सर्विस रोड प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो सर्विस रोड कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर बनी हुई है कि नहीं है। जबकि मैं जहां तक समझता हूं कि ये चीजों का प्रावधान होगा कि किसी भी रोड को ब्लॉक करके जब काम किया जा रहा है तो वहां जो सर्विस रोड दी जा रही है वो सर्विस रोड उतनी ही अच्छी बनी होनी चाहिए कि निकलने वाले को कोई तकलीफ ना हो, और आदमी कहीं पर समस्या है तो उसका समाधान भी करे। सब कुछ सरकार के लिए करना संभव नहीं है,
इसलिए हम भी मिलकर उसमें सहयोग करें। समय समय पर वृक्षारोपण सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं है, हमारी भी जवाबदारी है। और आज कहीं पर भी जिस तरीके का हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, लेकिन हम खुद भी उसको बढ़ावा देते हैं। तो सारी चीजों के लिए सिर्फ सरकार को दोषी न ठहराते हुए हमारा भी पुरुषार्थ जरूरी है, आम आदमी का भी पुरुषार्थ जरूरी है। और वो देखें कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुने कि जो लायक हो और जिनमें कुछ काम करने की हिम्मत हो, सिर्फ पैसा बटोरने वालों को ना चुने। अच्छा, ये तो आपने आम नागरिकों के बारे में बताया, और सरकारी नीतियों और सरकारी तंत्र के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और किस तरीके से होना चाहिए या क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए? सरकारी तंत्र और सरकारी नीतियों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो बोलना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो इतने सारे इफ एंड बट होते हैं कि हर जगह रुकावट है। आप एक परमिशन लेने जाइए, आपको 25 जगह से लिख के लेना पड़ता है इसे पर। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली के कनेक्शन में जितने क्लास लिखे हुए हैं उसमें सारे क्लास में आपको दस्तखत करना होता है। मेरे को यह समझ में नहीं आता, अगर मैंने आखिरी में दस्तखत कर दिया है तो फिर मुझे हर लाइन में दस्तखत करने की क्या जरूरत है? तो इस तरह की ये जो बातें हैं, ये पुराने समय की बातें हैं, इनको थोड़ा सा बदल के आज जब सारा चीज हम जेट युग की बात करते हैं तो ये सिंप्लीफाइड होना चाहिए कि मैंने अगर एक दस्तखत कर दिया, इसका मतलब है मैं सारी चीजों को पढ़ के मान के दस्तखत कर रहा हूं, फिर मुझसे 25 जगह दस्तखत क्यों करवाया जा रहा है? अगर मेरे को एक कोई लाइसेंस लेना है तो उसको मेरे 25 डिपार्टमेंट के पास जाके एनओसी लेने की क्यों जरूरत है? आप सिंगल विंडो सिस्टम करिए कि एक जगह जाने के बाद में टाइम लिमिट फिक्स करिए कि इतने दिन के अंदर में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ये पेपर्स आप दीजिए, ये पेपर्स देने के बाद में आपको इतने दिन के अंदर बाकी क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। उसके लिए जो रिक्वायर्ड है हमारी तरफ से हम उसको पूरा फुलफिल करेंगे, प्रॉपर जानकारी दिया जाए। आज गाइडलाइन बनती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की गाइडलाइन बनती है, उसमें इतना क्लैरिटी ही नहीं रहता कि क्या किया जाएगा। कोई इंडस्ट्री का नाम लिख दिया, ऑटो इंडस्ट्री, अब कोई ऑटो से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाला है, उसके पीछे का कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट को उसको वो ऑटो इंडस्ट्री में नहीं गिनते हैं। वो ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए ही वो उसको सप्लायर है, लेकिन वो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर में उसको नहीं गिना जाता, उसकी सुविधाएं नहीं मिलती। तो इस तरह के जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इनको दूर किया जाए और चीजों को सिंप्लीफाइड वे में लिया जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, काम करें, ना कि इन सब चीजों में अपना समय वेस्ट करें। दिलीप जी, आप बहुत युवा हैं, आप बहुत उत्कृष्ट उद्यमी हैं और आपने बहुत अल्पकाल में पॉपुलैरिटी भी गेन की है। पॉपुलैरिटी के साथ आप एक तरह से बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बन गए हैं। तो आप देश और समाज को क्या प्रेरक संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा हर इंडिविजुअल के लिए, ये है कि आगे बढ़िए। आगे बढ़िए का कहने का मेरा मतलब है कुछ भी कार्य करने के लिए आप आगे बढ़िए, पहला कदम बढ़ाइए, राहें आपको खुद मिलेंगी और आप सही डायरेक्शन में चलिए। शुरू से दिमाग में गलत सोच लेके नहीं बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और सही डायरेक्शन में चला हुआ आपका हर कदम देश के लिए उन्नति का कारक बनेगा। दिलीप जी, आपकी इस बात के लिए हेलो रायपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज का एक नागरिक हूं तो आपने इतनी सारी प्रेरक बातें बताई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हेलो रायपुर की एक और पेशकश, एक मुलाकात आपके साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ, एक मुलाकात आपके साथ में। नमस्कार।